Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to my channel, The Ethical Bureaucrat by Educrat IAS Academy. Now in this video, we are going to cover रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 के सीसेट पेपर, राइट। तो वो टोटल 27 क्वेश्चंस है, उसको हम लोग एक वीडियो के थ्रू जल्दी से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, एंड दैट टू थ्रू ऑफिशियल आंसर की, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुआ है, राइट। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने सिर्फ एक ही सोल्यूशन बताया है, एंड इसके अलावा सब कुछ बेकार होगा। सिर्फ एक सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन मजबूत करना है, एंड यस आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये बताया कि जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया, राइट, वो चीज़ काम कर रहा है, वो चीज़ मतलब प्रैक्टिकली काम कर रहा है, बिकॉज बहुत से एज पर मैसेज के थ्रू बताया उन्होंने डैट जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया फॉर आरसी वो काम कर रहा है। क्या था वो प्रोसेस, क्या है प्रोसेस? बस ये है कि यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर रखना है, यहाँ आपको ऑफिशियल आंसर की रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, राइट। अब आपका अगर मान लो आंसर आता है सी, बट ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया हुआ है बी, तो आपको अब अपना माइंडसेट डेवलप इस प्रकार से करना है कि क्यों ये बी आंसर होगा, क्यों सी नहीं होगा, राइट। बिकॉज अभी तो आपके पास ऑफिशियल आंसर की है, एंड इसी प्रकार से आपको 3, 4, 5 साल का कम से कम पेपर प्रैक्टिस करना था अभी तक, राइट। एंड अभी चूंकि अब एग्जाम कुछ दिन के बाद ही है, सो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक बार बैठिए, ठीक है, एंड सिंपल बस 1.5x के स्पीड पे इसको एक बार देख लेना है, राइट, कि अगर कोई ऑप्शन सही है, लेट्स सपोज ऑप्शन इज ए, बी, सी, डी, अगर मान लो ऑप्शन बी सही है तो क्यों सही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर ए, सी, डी गलत है तो क्यों गलत है, राइट। ये अगर एक बार समझ लीजिएगा तो शायद एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? अच्छा, यहाँ 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस पैसेज में 2 क्वेश्चन है। पहला क्या कह रहा है पैसेज? अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन is lost or wasted globally, right? Food is lost or wasted throughout the supply chain from initial agricultural production to final household consumption. The increasing wastage also results in land degradation by about 45%. The increasing wastage also result in land degradation by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agricultural practices, and excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year. Decay also leads to harmful emission of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and wastage of food in all form is critical to complete the cycle of food sufficiency एंड फूड सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो ये पैसेज आपको बता क्या रहा है, मतलब एकदम जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे यहाँ कहीं कुछ लिख रहा है ना, ये दैट 1/3 ऑफ ऑल द फूड इज वेस्टेड और लॉस्ट, है ना, एंड ये वेस्टेज हर स्टेज पे अकर हो रहा है, राइट, थ्रू आउट द सप्लाई चेन, हर स्टेज पे हो रहा है, फ्रॉम फार्म्स टू कंज्यूमर, एंड नॉट जस्ट वन पॉइंट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसी प्रकार से फिर क्या दिखाया जा रहा है कि अराउंड 45% लैंड डिग्रेडेशन जो है ना, दिस इज ड्यू टू एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी एंड पुअर प्रैक्टिसेस लिंक्ड विथ वेस्टेज। फिर उसी प्रकार से ये बताया जा रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट ऑफ वेस्टेड फूड जो है, दिस इज अबाउट 3.5 टन्स ऑफ CO2, एंड ये फूड का खराब होना, बर्बाद होना, दिस एड्स टू द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे मिथेन, अदर गैसेज, वो जो है खाना भोजन वो खराब जब हो रहा है, फूड खराब हो रहा है, सड़ रहा है, तो उससे रिलीज हो रहे हैं, राइट। एंड सो एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म, दिस इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी, राइट। अब सिंपल था पैसेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल inferences that can be made from the passage, कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, एंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट लॉजिकल या रैशनल कंक्लूजन, इन्फरेंस आप ड्रॉ कर सकते हो जब आपने पैसेज को पढ़ा। तरीका सिंपल है, सिंपल तरीका है कि वो देखना है कि कौन सा पक्का नहीं होगा, राइट, कि ये वाला ऑप्शन तो ये स्टेटमेंट तो पक्का गलत है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलो देखो क्या लिख रहा है। पहला,
the current method of food distribution are solely responsible for loss and wastage of food. बताओ ऐसा कहीं लिख रहा है क्या कि द करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन? पैसेज तो ये बात क्लियरली बता रहा ना कि फूड इज वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन एंड नॉट जस्ट ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी आपको फूड वेस्ट हो रहा है, थ्रू आउट द सप्लाई चेन बर्बाद हो रहा है, फूड वेस्टेज हो रहा है। तो ये जो वर्ड है सोली, राइट, इसके कारण ये गलत हो गया क्योंकि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, थ्रू आउट द सप्लाई चेन फूड बर्बाद हो रहा है। अब जैसे 1 गलत हुआ, वी अराइव्ड एट द आंसर, दैट इज 2 and 3 सही है, 4 भी गलत ही होगा क्योंकि 4 इसमें है नहीं, 1 इसमें था, इसमें था, इसमें था, राइट। लेकिन कभी भी ये काम नहीं करना है एग्जाम में, कभी भी ये काम नहीं करना कि बाकी स्टेटमेंट पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। अब जैसे 4th पढ़िए, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। ऐसा कहीं लिखा क्या, बताओ आप। द पैसेज डज नॉट मेंशन टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी। ये तो मतलब कुछ स्पेक्यूलेशन टाइप कुछ लिखा हुआ है ना, स्पेक्यूलेटिव, अनसपोर्टेड क्लेम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये थोड़ी कहीं भी पैसेज में इसका जिक्र है। तो 4 तो वैसे भी नहीं होता, 4 यहाँ है, यहाँ है। 3rd पढ़िए, रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। सही बात है, अगर आप फूड वेस्टेज कम करोगे तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा ना, क्योंकि फूड वेस्टेज के कारण तो ये आपको कार्बन फुटप्रिंट दिख रहा है। तो क्या है, 3rd सही है। 2nd देखो, land productivity is adversely affected by prevailing trend of food loss and wastage. This is also correct. The passage links increased wastage to land degradation 45%, and land degradation का मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्टिविटी कम हो गया। एंड दिस इज अ लॉजिकल इन्फरेंस ना, ये तो हम लोग मतलब कंक्लूड कर ही सकते हैं। तो 2nd भी सही है, राइट। तो ये आंसर पे आपको पहुंचना कैसे था, हमने पैसेज पढ़ा, पैसेज में के बाद पैसेज को अपने भाषा में, आसान भाषा में हमने समझा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि गलत कौन सा है, राइट, गलत कौन सा है, बस वो देखने का प्रयास करेंगे। जो गलत होगा उसके बाद एलिमिनेशन लगाएंगे, हम लोग आंसर पर डायरेक्टली पहुंचेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, एंड ये समझ में आया होगा आपको। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। बोल रहा है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। अजम्पशन आप में से ध्यान है, राइट, अजम्पशन के बारे में हम आपको समझाए थे, राइट, कि एक पैराग्राफ या एक पैसेज लिखा गया। अब ये पैसेज लिखने के पहले ऑथर कुछ अज्यूम करता है, राइट, तो आपसे यही अज्यूम क्या कर रहा है ऑथर वो बताना है। लेकिन ये आप कौन से बेसिस पे बताओगे, आप ये बताओगे पैराग्राफ के बेसिस पे, राइट। चलो, सो बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। पहला, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री-इमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव to reduce the loss and wastage of food. This is correct ना, since waste happen across supply chain, distribution भी तो एक key area है। The idea of improving the distribution is a rational assumption based on the problem, right? So this is correct. Second क्या कह रहा है, ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. This is also correct. The passage highlights environmental sustainability. The passage talks about environmental and sustainability concerns affecting everyone. And so हम लोग ये बात तो समझ ही सकते हैं ना कि फूड कंजर्वेशन फिर क्या होगा, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा या नहीं, ऑब्वियसली। तो आंसर क्या होगा, 1 भी सही, 2 भी सही, आंसर इज बोथ 1 and 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 and 4, जिसके लिए हमें पैसेज 2 को पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है देखो, एज इन्फ्लेशन राइजेस even governments previously committed to budget discipline are spending freely to help household. Higher interest rates announced by central bank are supposed to help produce modest fiscal austerity, because to maintain stable debt while paying more to borrow, government must cut spending और रेज टैक्स। क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सा बात ये कह रहा है ना कि गवर्नमेंट्स आर अबंडनिंग फिस्कल रेस्ट्रेंट टू कुशन द पब्लिक अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एंड नॉर्मली क्या होता है, हायर इंटरेस्ट रेट आर मीन्ड to force government into being more fiscally disciplined, कि खर्च कम कर दो, टैक्सेस बढ़ा देना है, in order to keep the debt stable. Without fiscal backup, monetary policy eventually loses traction. Higher interest rate become inflationary, not disinflationary, because they simply lead governments to borrow more to pay rising debt service cost. मतलब if government don't support this with responsible budgeting, तो
मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो इनफेक्टिव हो जाएगा। एंड ये हमको भी मतलब हमें भी आपने हमारे साथ PYQ इकोनॉमी का सब्जेक्ट वाइज PYQ करा है, राइट। हमने किसी किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। इफ गवर्नमेंट बोरो मोर इंस्टेड ऑफ टाइटनिंग द बजट, इंटरेस्ट रेट वो हाइक कर जाएगा, इन्फ्लेशन और मतलब ज्यादा हो जाएगा, वो कम तो नहीं होगा। द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमूरिंग इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइजेस बिकॉज इंटरेस्ट रेट become more important to budget deficit. So as debt grows, interest rate have a larger effect on government deficit, increasing risk of monetary instability, right? थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया है तो देखते हैं ना क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। Which of the following statement best reflects the most logical and rational inferences that can be made from the passage? पहला, central bank cannot bring down inflation विदाउट बजटरी बैकिंग। सही बात है, पैसेज भी ये बात लिख रहा था ना कि विदाउट फिजिकल बैकअप, एक सेकेंड दिखाई देते हैं, दैट विदाउट फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। दिस शोज दैट सेंट्रल बैंक अलोन आर नॉट सफिशिएंट to manage inflation effectively. Second, the effects of monetary policy depend on fiscal policies pursued by government. This is also correct. The entire passage outlines the interaction between monetary policy, जो कि फ्रेम कौन करता है, सेंट्रल बैंक, एंड फिजिकल पॉलिसी जो फ्रेम कौन करता है, गवर्नमेंट, राइट। तो दोनों सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए जल्दी से। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज the following assumption have been made. Fiscal policy of governments are solely responsible for higher prices. ये बताओ, ये कहीं लिखा हुआ था पैसेज में, कहीं लिखा हुआ है? The passage discusses both monetary and fiscal policy. कहीं भी ये नहीं लिखा गया या बताया गया कि that fiscal policy is solely responsible for inflation, कहीं नहीं, तो गलत हो गया ये। सेकंड क्या कह रहा है, higher prices do not affect the long term government बॉन्ड्स, ये भी गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पैसेज बहुत साफ सुथरा वर्ड्स में मेंशन कर रहा है दैट हायर इंटरेस्ट रेट लिंक्ड टू इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डेट सर्विस एंड बजट डेफिसिट। तो यहाँ जो कह रहा है ना दैट हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा डी, neither 1 nor 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 and 12, that is, चलो दो क्वेश्चन है, पैसेज देखते हैं जल्दी से। that today if we consider cities such as New York, London, Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy system approach were imposed on their precincts. The backbone of system theory is the process of translating social, spatial and cultural desirable into mathematical models using computing, statistics, optimization and an algorithmic way of formulating and solving problems. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, these cities succeeded partly due to structured planning method known as system approach. ये जो system theory है, this system theory is highly analytical and computational. It uses algorithm models to plan cities effectively. The early universities of West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains. This was because these very subjects were absorbed into planning curriculum that had its root in the social sciences, geography and architecture, right? So Western universities created skilled urban planner because their curriculum included these technical subjects. The planning education in the West blended both social science and technical expertise, है ना? जबकि planning in India and its education differ from the West. So India का approach to urban planning education is unlike द इंटीग्रेटेड सिस्टम बेस्ड मॉडल जो कि वेस्ट में यूज होता है, राइट। चलो अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। पहला पढ़िए, करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। सही बात है कि नहीं? पैसेज बोल रहा था ना दैट सक्सेसफुल सिटी प्लानिंग स्टेम्स फ्रॉम एन इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम इंक्लूडिंग सिस्टम थ्योरी, सोशल साइंस, कंप्यूटिंग, है ना। पैसेज ने तो यही बात बोला कि
इंडिया लैक करता है ये अप्रोच, इसीलिए करिकुलम रिफॉर्म चाहिए। तो पहला वाला तो सही है, ये इन्फरेंस तो हम लोग कर सकते हैं। सेकंड देखो, इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। फैक्ट वाइज हो सकता है सही, लेकिन पैसेज थोड़ी ये बात कर रहा है, और आप ये कैसे कंक्लूड करोगे, कर रहे हो, राइट? पैसेज से आपको कंक्लूड करना, अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है? तो भले ही सही है, बट दिस इज नॉट व्हाट इज डिस्कस्ड इन द पैसेज। पैसेज तो एजुकेशनल रिफॉर्म का बात कर रहा है, एजुकेशनल करिकुलम का बात कर रहा है ना। अर्बन प्लानिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का बात कर रहा है क्या पैसेज? नहीं। तो ये होगा नहीं होगा। चलो दूसरा देखो जल्दी से, सी देखते हैं। इन इंडिया मैनेजमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग अर्बन एरिया इज अ लोकल अफेयर विथ क्रोनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड। कहाँ ये सब बात हुआ है बताओ? कहीं बात हुआ लोकल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नेंस का, फंड्स का? बात ही नहीं हुआ है। विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन आर अर्बन एरिया, the planned development in them is very difficult. देखो, these are real urban issues, but passage does not mention population density, poverty as obstacle to planning. तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, तो इसका आंसर ठीक है। 11 का आंसर इज ए। 12, based on the above passage, the following assumption have been made. India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practice. सही लग रहा है ना? Indian university at present have no capacity or potential to impart training in system approach. ये बात कहीं बोला है पैसेज? बताओ आप। हाँ, द पैसेज डज नॉट से इंडियन यूनिवर्सिटीज लैक कैपेसिटी और पोटेंशियल। इट ओनली सजेस्ट करंट एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट। इट डज नॉट इम्प्लाई टोटल इन कैपेसिटी, जो कि ये सेकंड वाला ऑप्शन बात कर रहा है। तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट वाला क्यों सही है? दिस इज वैलिड सिंस द पैसेज सजेस्ट इंडियाज प्लानिंग एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट and implies वेस्ट का जो सिस्टम अप्रोच है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड सो इट इज लॉजिकल टू अज्यूम इंडिया नीड्स बेटर ट्रेन्ड अर्बन प्रोफेशनल्स। सो पहला इज सही, करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। हमको अजम्पशन बताना था, ठीक है? चलिए पैसेज नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें भी है। क्या कह रहा है? नॉट एवरी वॉइस on the internet commands the same kind of audience. When anonymous private entity with high capital can pay for more space for their opinion, they are effectively buying a louder voice. समझ में आया? That is, not everyone gets equal attention or platform. That is, there is inequality in how voices are heard online, and money allows entity to dominate the digital discourse, influencing public opinion through paid rich. If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffer. The focus on social media is restricted to the promotion of content that generate more user engagement, regardless of how inflammatory the content may be. आया बात समझ में कि एल्गोरिदम बूस्ट करता है वो कंटेंट को ना, एंड ये आपको भी पता है ना? 9 PM वाले डिस्कशंस देख लो मीडिया चैनल पे। सो एल्गोरिदम भी बूस्ट करता है वैसे कंटेंट को जहाँ से एंगेजमेंट मिल रहा है, जैसे जो सेंसेशनल हो, पोलराइजिंग हो, रादर देन व्हाट्स एक्यूरेट और हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी, राइट? सो पैसेज तो हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया? सेंट्रल आइडिया मतलब जो पैसेज में पढ़ा उसका एक क्रक्स आपको बता देना है। देखो, कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। पैसेज तो कहीं ये बात ही नहीं कर रहा ना कि सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी दे रहा है, ऐसा कुछ बात कर रहा है क्या? ये तो ये दिखा रहा है ना कि किस प्रकार से कैपिटल जो है या एल्गोरिदम जो है वो इन्फ्लुएंस को बदल दे रहा है, ये बता रहा है ना। तो ये तो नहीं होगा। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट बिल्ट बाय कंपनी टू मेक प्रॉफिट। दिस इज करेक्ट, क्योंकि जिसके पास जैसा ज्यादा पैसा तो वो उसको लाउडर वॉइस, है ना? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर प्रॉफिट ड्रिवन, एम्पलीफाई द वॉइसेस बेस्ड ऑन मनी एंड एंगेजमेंट। तो ये सही तो लग रहा है, लेकिन रुकेंगे, CDB पढ़ेंगे। सोशल मीडिया हैज बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड एनीवेयर इन द पैसेज। द पैसेज सजेस्ट द ऑपोजिट, दैट सोशल मीडिया मे हार्म डेमोक्रेसी बाय इंसेंटिवाइजिंग inflammatory content and allowing money to dominate the voices. D देखिए, in today's world social media are inevitable for well informed social life. ये भी मतलब जरूरत से ज़्यादा कुछ अच्छा इमेज बता दिया सोशल मीडिया का,
जो कि एंड ये तो पैसेज में कहीं मेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या फिर? करेक्ट आंसर होगा बी। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच सिंपल सा है कि क्वेश्चन देखना है, जो नहीं होगा वो पहले देख लेना है एंड फिर जो बच गया उस पर थोड़ा सा समय देना है, ठीक, पढ़ना है उसको फिर से, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड दैट इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। सही बात है ना, अगर इंक्लूसिव होता तो सबको वॉइस मिलता। क्यों ऐसा है कि जिसके पास पैसा है उसका वॉइस लाउडर है, राइट? पैसे से तो पढ़ के यही ना पता चल रहा है दैट ओनली दोज विद कैपिटल कैन एम्पलीफाई देयर वॉइसेस। दिस सजेस्ट इनइक्वालिटी इन पार्टिसिपेशन एंड इन्फ्लुएंस, पॉइंटिंग टू अ लैक ऑफ इंक्लूसिविटी। तो पहला तो सही। व्हाट अबाउट दूसरा? इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। सही बात है ना, पैसेज एक्सप्लिसिटली कह रहा था दैट व्हेन ऑनलाइन पॉलिटिकल डिस्कोर्स इज रिड्यूस्ड टू आउटशाइनिंग ओपोनेंट थ्रू एंगेजमेंट बेस्ड प्रमोशन, तो उससे होगा क्या? क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स खराब होता जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। सिंपल सा एक तरीका रखेंगे, क्या रखेंगे कि जो भी चीज पैसेज में दिया हुआ है, राइट, उसी के बेसिस पे आंसर पे पहुंचना है। अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना है और एकदम नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, जिसके लिए हमें फिर से ये पैसेज पढ़ना होगा। क्या कह रहा है पैसेज में? बाय द टाइम चिल्ड्रन रिच क्लास 8 द बल्क ऑफ them tend to be in the age range of 13 years to 15 years, but in our country about a quarter of all children in class 8 struggle with reading simple text, and more than half are still unable to do the basic arithmetic operations like division. Every year about 25 million young boys and girls from elementary school move into the life that lies for them beyond compulsory schooling. They cannot enter the workforce, at least in the organized sector, till they are 18. For many families, these children are the first from their families ever to get this far in school. Parents and children expect that such graduates from school will go on to high school and college. Hardly anyone wants to go back to agriculture. On the other hand, abilities in terms of academic competencies are far lower than they should be, even based on curricular expectation of class 8। मतलब कि देयर इज मिसमैच बिटवीन एस्पिरेशन एंड एक्चुअल स्किल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। पहला, फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव अ ग्रेटर रोल देन गवर्नमेंट। बताओ, ये नॉनसेंस बात कहीं लिखा हुआ है? पैसेज मेंशन पेरेंटल एस्पिरेशन बट डज नॉट सजेस्ट दैट पेरेंट्स प्ले अ लार्जर रोल देन गवर्नमेंट इन एजुकेशन क्वालिटी। ये मतलब जरूरत से ज्यादा लिख दिया, एंड ये तो पैसेज कहीं बात ही नहीं कर रहा है। दूसरा, स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स टू टूडेज रिक्वायरमेंट एंड इज यूनिफॉर्म फॉर एंटायर कंट्री may address the issue brought out. The passage talks about a lack of academic competency but does not suggest that the solution is curriculum uniformity. ये तो कॉमन सेंस के थ्रू भी गलत हो गया कि यूनिफॉर्म करना क्यों जरूरी है। In fact, the root issue seems to be learning outcome, not curriculum design. करिकुलम में प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम है। तो ये भी कहीं भी पैसेज में नहीं लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नीदर 1 nor 2। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज? पहला देखो, टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी in country will resolve the issue of underperformance of our school children. Please understand this. Poverty might be a background factor, but the passage emphasizes poor learning outcome despite increased SS. It does not claim poverty eradication alone will solve the problem. So this is not correct. दूसरा देखो, monetary incentives to the parents and teachers is a strategy to improve the children's academic performance. कहीं इंसेंटिव का तो बात भी नहीं है पैसेज में। अगर पूरा पैसेज नहीं भी समझ में आया, हल्का फुल्का भी समझ में आया, तो कहीं मॉनिटरी इंसेंटिव का बात भी नहीं है। तीसरा देखिए, पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विथ एक्सपेक्टेशन। ये तो कहीं ना कहीं बात हो रहा था दैट देयर इज ग्रोइंग गैप बिटवीन एस्पिरेशन एंड एक्चुअल स्किल लेवल। तो सोल्यूशन कहाँ है? द सोल्यूशन लाइज इन पॉलिसी दैट ब्रिजेस दिस गैप। तो सही लग रहा है। डी देखते हैं, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल पास आउट्स गो बैक टू एग्रीकल्चर।
ये नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट कहीं आपने पढ़ा? कहीं नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। यहाँ भी अप्रोच क्या था, जो गलत है पहले उसको देख लेंगे कि अच्छा ये तो कंफर्म है कि गलत है, एंड जो बच गया फिर वो आंसर होगा। पैसेज 2, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ दैट साइंस हैज अ सोशल responsibility. The idea would not have occurred to Newton or Galileo. They thought of science as an account of world as it is, and the only responsibility that they acknowledged was to tell the truth. The idea that science is a social enterprise is modern, and it begins at an industrial revolution. We are surprised that we cannot trace a social sense further back because we nurse the illusion that industrial revolution ended a golden एज। बस सिंपल सा बात है। ऑथर ये कहना चाह रहा है that Newton and Galileo saw science as truth telling about the world with no concern for social responsibility. But today we accept that science has a social responsibility, a modern idea that began with industrial revolution. And so इसीलिए ना ऑथर contrast the older view जो कि ट्रुथ पे फोकस कर रहा था, जैसे न्यूटन, गैलीलियो, with a मॉडर्न व्यू जो ट्रुथ एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे फोकस करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ ऑथर अबाउट साइंस? साइंस मस्ट वैल्यू कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। ये कहीं बात हुआ है? बताओ आप। पैसेज डज नॉट मेंशन साइंटिस्ट पर्सनल कमिटमेंट और डेडिकेशन। सेकंड देखो, साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन द पीपल। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज मेड पॉसिबल बाई एडवांसमेंट इन साइंस। दिस इज नॉट द मेन आइडिया। द passage focuses on how industrial revolution changed our view of science and not how it started, right? तो ये भी नहीं होगा। हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, which one of the following statement best reflect the thinking of author about science? तो science must pursue the truth but be responsible for social welfare। यही बात तो कहीं ना कहीं पैसेज में हो भी रहा। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, जिसके लिए हमको पैसेज पढ़ना होगा। पैसेज 1 को क्या कह रहा है? द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज अ रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम अ 19th century writer links science with its background. Like most epigram, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relation between science and mankind and to treat the former as some abstract third party which can sometimes be praised for its beneficial influences but frequently and conveniently blamed for horrors of war. Science and mankind cannot be divorced from time to time at men's convenience. Yet we have seen that in spite of countless opportunity for improvement, the opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflict. And this the inevitable result of progress of science, or is this the inevitable progress of science, or does fault lie somewhere else? The passage, ये जो passage है ना, this critiques the separation of science from mankind, especially when blaming science for negative elements like war. It argues that science is a human creation and it cannot be detached from human responsibility. ठीक है, चलो क्या कह रहा है? Which of the following is are emphatically conveyed by author of the passage? Without science, mankind could not have continued to exist till today. This is not stated anywhere in the passage. The passage does not claim that the human existence depend on science for survival. No, कहीं नहीं लिखा हुआ है। Second देखिए, it is science that will ultimately determine the destiny of mankind. This is also not stated. The passage questions whether science is responsible for global conflict but does not claim it will determine mankind's future. So this is also incorrect. Correct. So our answer will be, एक भी गलत है, दूसरा भी गलत है। Correct answer is D, neither 1 nor 2. Next question देख लो, based on the above passage following assumption have been made. The horrors of modern life are inevitable results of progress of science. This is not correct. The passage question this assumption explicitly. Is this the inevitable result or does the fault lie somewhere else? देखो यहाँ पे पैसेज तो इस चीज को क्वेश्चन कर रहा है, ये अजम्पशन कैसे हो सकता है? अगर अजम्पशन होता ये चीज तो फिर लास्ट में क्वेश्चन क्यों किया जाता? समझ में आ रहा है बात? अजम्पशन मतलब क्या कि हमने कुछ अज्यूम किया, उसके बेस पे हमने पैसेज लिखा। अब आपके साथ क्या होगा कि आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा तो कुछ पढ़ा मैंने। अरे भाई क्वेश्चन के फॉर्म में है ये, समझ में आया? सेकंड देखो, द एस्पेक्ट ऑफ ट्रुथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड
is that science is what man has made it. This is correct, na? The passage says that epigram's power lies in reminding us science is not separate from mankind, implying science is a human creation. So first wrong, second सही. First wrong क्यों है पता चल गया आपको? सेकेंड सही. करेक्ट आंसर इज 2 ओनली. नाउ पैसेज 2 देख लेते हैं जल्दी से. 2 क्वेश्चन है इसमें भी. चलो क्या बोल रहा है? ओनली विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड ओपनिंग ऑफ his wares on many a beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. क्या कह रहा है? Only with long experience and opening of his wares on many a beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. Such delicate goods as justice, love, honor, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land. And the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows. So the passage uses the metaphor of merchant traveling with delicate wares like justice, love, honor, courtesy to describe how values may differ in form across culture but share the universal significance. And travel helps identify what is parochial, that is what is local, narrow, and what is universal. Question number 33 क्या कह रहा है? When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between. When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between क्या बताओ? Direct, local values and universal values, है ना? इस पैसेज से तो यही ना पता चला. अब ये सब पढ़ने का कोई मतलब है? Imagination, understanding, communities, nationality, friends, foes, ये होगा आंसर. The passage talks about understanding what are local, what values are local and what are universal like justice, love, है ना? दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34. With reference to above passage, the following assumption have been made. Travel leads to an understanding of human. Travel leads to an understanding of human. This is correct. The passage says travel teaches how values differ across culture, thus helping in understanding people. दूसरा देखो, travel help those who wish to learn fundamental common values. ये भी सही है. The passage directly कह रहा है ये बात. The art of learning, एक सेकेंड देखो यहाँ पे, the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain. ये तो साफ सुथरा लिखा हुआ एकदम पैसेज में, तो ये भी सही होगा. थर्ड देखो, a person with long experience in travel can resolve differences amongst people. ये बात कहीं लिखा हुआ है? बताओ. ये मतलब assumption सही हो सकता है? फिर नहीं होगा. एंड देखो 333 कहाँ पे है? डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए. तो अगर एक सेंस पे डाउट भी लग रहा होगा, मान लो इस पे कि पता नहीं 1 होगा नहीं होगा, 2 तो दिया हुआ है ना डायरेक्टली, 1 होगा नहीं होगा डाउट है, अरे 3 तो पक्का नहीं होगा ना, बिकॉज इट इज नोवेयर मेंशन ना इस तरीके का कुछ भी. द पैसेज डज नॉट स्टेट दैट ट्रैवल रिजॉल्व डिफरेंसेस, ओनली दैट इट एड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज. ठीक है, तो बी सी डी गलत होगा. करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 and 42, जिसके लिए हमें पैसेज नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा. क्या कह रहा है पैसेज में? जस्ट अ सेकेंड. हाँ, कन्वेंशनल क्लासरूम बाय एम्फेसाइजिंग फिक्स्ड ड्यूरेशन over learning effectiveness resign themselves to variable outcome. The tyranny of classroom is that every learner is subjected to same set of lectures in the same way for the same duration. In the end, few learners shine and some survive and the rest are left behind. After the fixed duration, the classroom model moves on with not a thought spared for those left behind. This is how we end up with 10% employability in our graduates after a decade and half of formal education. Repeating the same ineffectual script in the realm of skill education will not produce different results. So the passage criticizes the conventional classroom model for focusing more on fixed duration than actual learning, forcing the same format on all learners, that is one size fits all, producing very low employability, only 10% after years of formal education, ignoring those left behind instead of addressing the learning differences. अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस है. ठीक है, तो पहला देखो, इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग रादर देन अटेनमेंट ऑफ
कॉम्पिटेंसी। दिस इज करेक्ट ना, यही बात तो बोल रहा है कि फोकस कहाँ है कन्वेंशनल क्लासरूम मॉडल में, का फोकस क्या है, फिक्स ड्यूरेशन, कि हाँ ये सब्जेक्ट में इतना समय दिया जाएगा, नॉट एक्चुअल लर्निंग। आया बात समझ में? सो पहला तो सही है। दूसरा, कन्वेंशनल क्लासरूम इनकरेज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प्स आउट ऑल डिफरेंशिएशन। ये भी सही है, क्योंकि पैसेज तो ये कह रहा है ना दैट एवरी लर्नर इज सब्जेक्टेड टू सेम सेट ऑफ लेक्चर्स इन द सेम वे फॉर सेम ड्यूरेशन, कह रहा है ना यहाँ पे। तो दोनों आपको सही है, दोनों इन्फरेंस होंगे, दोनों लॉजिकल इन्फरेंस है, रैशनल इन्फरेंस है। फिर इसमें अजम्पशन पूछ रहा है, देखो क्या कह रहा है, एज ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन आवर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इंडिया डज नॉट नीड टू चेंज इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये थोड़ी मतलब ऑथर एज्यूम करके बोल रहा है, ऑथर तो क्रिटिसाइज कर रहा है ना पैसेज को। The passage criticizes the current system and suggests it produces poor result. तो ये assumption जो बोल रहा है ना कि नहीं कन्वेंशनल क्लासरूम को कंटिन्यू करना चाहिए, ये तो गलत है, ये तो उल्टा बोल रहा है, राइट? दूसरा देखो, इवन विथ इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इंडिया प्रोड्यूसेस सफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर टू फुली रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। बताओ, अब ये सब तो मतलब बिना मेहनत वाला मार्क्स मिल रहा है एग्जाम में। पैसेज क्लियरली ना बता रहा है यहाँ पे कि 10% का एम्प्लॉयबिलिटी है इवन आफ्टर इयर्स ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स आर नॉट स्किल्ड एनफ, सो द करेक्ट आंसर इज डी, निदर 1 नॉट 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 43-44 के लिए एक पैराग्राफ पढ़ना होगा, पैसेज पढ़ना होगा। क्या है, व्हेन अ चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंस देयर इज apt to be a conflict between parents and child, since the latter consider himself to be by now quite capable of managing his own affair। मतलब अब बच्चे को लग रहा है कि I am quite capable of managing my own affair, while the former are filled with parental solicitude, which is often a disguise for love of power. Parents consider usually that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province. The option they express, however, are so dogmatic that young seldom confide in them and usually go their own way in secret। तो पैसेज कहीं ना कहीं क्या बात कर रहा है, पैसेज कहीं ना कहीं adolescent autonomy का बात कर रहा है, that adolescents they feel capable of managing themselves but at the same time parent try to guide, control them, often seen as a parental solicitude, but actually it may be about power and there is communication gap. Adolescent avoid conflicting in parents due to dogmatic attitude, right? अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बेस्ड ऑन द वर्ब पैसेज assumption बताना है। देखिए, द adolescent does not feel comfortable with his parent because they tend to be dominating and assertive। यही बात तो बोल रहा है ना, इसीलिए तो communication gap हो जा रहा है। The adolescent of modern time does not have much respect for parents। ये बात कहाँ मतलब कैसे अज्यूम कर सकते हैं? रिस्पेक्ट का तो कहीं डिस्कशन ही नहीं है ना पूरे ये में पैसेज में। पैसेज डिस्कसेस कम्युनिकेशन इश्यूज नॉट एटीट्यूड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। सो पहला इज सही, राइट? क्वेश्चन 44 देखते हैं, क्या पूछ रहा है, सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, पढ़ो जल्दी से। पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प when children are on their way to becoming adults। सही लग रहा है। This reflect the main concern during adolescence। Parents controlling behavior creates a gap, making them less helpful in child's emotional and moral growth। लेकिन दूसरा भी पढ़ेंगे, BCD भी पढ़ेंगे। When children reach adolescence, involvement of parent in their lives is unnecessary। ये सब कहीं लिखा हुआ है क्या? Modern day nuclear family are not capable of bringing up children properly। ये कहीं लिखा हुआ है? The passage does not mention family structure कि न्यूक्लियर है, ज्वाइंट है। पैसेज तो सिंपल बात कर रहा है ना, किसका बात कर रहा है पैसेज? पैसेज सिंपली बात कर रहा है पेरेंट एंड चिल्ड्रन के बीच में। डी देखिए, इन मॉडर्न सोसाइटी एडोलेसेंट्स टेंड टू बी स्टबर्न, डिसओबीडिएंट एंड केयरलेस। अभी जब हम ऊपर में देख ही लिए कि रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट वाला बात ही नहीं है, तो फिर ये डिसओबीडिएंट वाला बात कहाँ से आ गया, है ना? द पैसेज डज नॉट मेक सच नेगेटिव जनरलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर बचेगा क्या? ए। अगर मान लो ए ऐसे समझने में दिक्कत भी होता तो कैसे हो सकता है? बिकॉज BCD तो पक्का पता है नहीं होगा। ठीक है बात? चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, कह रहा है व्हेन एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट pumped a carbon dioxide and water mixed into underground basalt rock, basic chemistry took over। When an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mixed into underground basalt rock, basic chemistry took over। The acidic mixture dissolved rock's calcium
and magnesium and formed limestone. Basically, carbon dioxide is converted into stone, exclaimed the scientist. So passage जो है वो कुछ बात कर रहा है, जैसे पहले तो ये कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन आपने पढ़ा है, उसके बारे में बात कर रहा है, मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस इट्स प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर एंड फाइट क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ फिर बसाल्ट रॉक, CO2, वाटर रिएक्शन, इसका कुछ तो बात हो रहा है। एंड ऑल दिस थ्री प्रोड्यूस लाइमस्टोन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, लॉकिंग अवे कार्बन इन सॉलिड फॉर्म। कि कार्बन अब कैसा हो गया, स्टोन। ठीक है, अब देखो एक ही छोटा सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, rational and practical suggestion implied by passage. It is a cheap and practical method to produce limestone at commercial level for building purposes. बताओ ये कहीं बात हुआ है? The goal is not construction material production but carbon storage. हमसे पूछ रहा which of the following statement best reflect the most logical, rational, practical suggestion. Construction material in carbon storage का बात हो रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ? ठीक है, चलो एक सेकेंड। हाँ, बी देखो, दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन sequestration. This is correct. This is what is mentioned in the passage. Basalt rock can be made a good source of calcium and magnesium mineral by this method. ये सब कहाँ बात हुआ है? The minerals are used up in the process, not extracted for use. आया बात समझ में? D देखिए, the good rock dissolving acid can be produced by mixing carbon dioxide and water. While this mixture dissolved rock, the main idea is carbon storage, not acid production. आया बात समझ में? यही हमसे पैसेज जब भी पढ़ना है ना, तो पैसेज सोचने का प्रयास करो कि पैसेज किसका बात कर रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 52। एक ही क्वेश्चन, एक ही पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है, छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जियोग्राफर्स एनालाइज 175 सैटेलाइट इमेजेस ऑफ ओशन कलर विच इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी एट ओशंस सरफेस and found that giant icebergs are responsible for storing up to 20% of carbon in South Ocean. The researchers discovered that melting water from giant icebergs which contain iron and other nutrients support hitherto unexpectedly high levels of phytoplankton growth. तो पैसेज क्या कह रहा है? पैसेज कह रहा है that satellite images show giant iceberg enhance the phytoplankton productivity by releasing iron and nutrient, and this growth of phytoplankton help store carbon in southern ocean. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Based on the above passage, following assumption have been made. The giant iceberg have a bearing on primary productivity and food chain of southern ocean. The passage directly link iceberg meltwater to phytoplankton growth, and this is logically connected to marine food chain. So this is correct. दूसरा देखिए, melting of giant iceberg can produce climate change effects and impact the world fisheries. हमसे assumption पूछ रहा है कि अगर giant iceberg melt हुआ तो it will produce climate change effect and impact the world fisheries. This is also correct. The passage कह रहा है ना ये बात कि iceberg क्या करेगा? It will store carbon, it help store carbon. This imply a role in the global carbon cycle which is linked to climate change. Since phytoplankton are base of ocean food chain and the world fisheries depend on those food chain, it is reasonable to assume that there can be downstream impact. Though not explicitly नहीं लिखा हुआ है, लेकिन reasonable implication है, right? जब इसको हम लोग assumption के रूप में देखेंगे तो correct answer क्या होगा? Correct answer होगा इसका both 1 and 2. अब आपको एक बात बताते हैं, क्योंकि ये directly mention नहीं है तो most of the institute ने इसका आंसर क्या दिया था? ये, नॉट ये। लेकिन यूपीएससी ने क्या दिया इसका आंसर? मोस्ट इंस्टीट्यूट क्या दे रहा था? ये। दिस इज ऑफिशियल आंसर ऑफ यूपीएस, राइट? नाउ पैसेज 3 देखो जल्दी से। Evolution has endowed caterpillar that feed on corn with a unique ability. They can induce the plant to turn off its defense against insect predator. This helps caterpillar to eat more and grow faster. The agent that causes this effect is caterpillar's feces or frass. The find could throw new light on compounds associated with plant response to pathogens like fungi or bacteria. The find could throw new light on compounds associated with plant response to pathogen fungi like fungi or bacteria. हमसे क्या पूछ रहा है? Most logical, rational, practical message. क्या पहला क्या लिख रहा है? Farmer can use caterpillar to feed on weeds इन क्रॉप फील्ड प्लांटेशन. ये तो इलॉजिकल हुआ ना, बिकॉज कैटरपिलर वो तो डैमेज कर रहा है क्रॉप्स को, ना कि वीड को.
आया बात समझ में? सो अगर इसको यूज करेंगे तो ये तो क्रॉप को खराब कर देगा, हार्म पहुंचाएगा. दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल एंड दिस इज इलॉजिकल बेसिकली. दूसरा, दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड. द पैसेज टॉक्स अबाउट प्लांट डिफेंसेस, नॉट क्लिनिकल और ह्यूमन मेडिसिन. While it references pathogen, it focuses on plant response, not clinical antimicrobial development. So ये भी नहीं होगा. तीसरा देखिए, this finding can help in development of organic ecologically sustainable pesticide. देखेंगे इसको. D देखिए, caterpillar can be genetically modified to be predator of other plant pests. बताओ, दिस इज नॉट सपोर्टेड ना. मतलब कैटरपिलर आर हर्बीवोर नॉट प्रीडेटर. द पैसेज नेवर मेंशन जेनेटिक मॉडिफिकेशन और बायो कंट्रोल ऑफ अदर पेस्ट. तो ये भी नहीं होगा. बच कौन सा रहा है? सी. अब सी सही क्यों है? सी में क्या लिखा हुआ है? दिस फाइंडिंग कैन हेल्प in the development of organic ecologically sustainable pesticide. The discovery involves a natural compound FRAS that manipulate the plant defense. लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो ना कि the agent that causes this effect is caterpillar feces or FRAS, and this could lead to the development of natural bio-based solutions for pest control aligning with organic and eco-friendly farming goals. So करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस वन. यहाँ पे भी आंसर पे कैसे पहुंचे हम लोग कि जो गलत है वो देखेंगे तो फिर जो बचेगा वो सही होगा. राइट. चलिए अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे. छोटा सा पैसेज दिया हुआ है. इन अ रोबस्ट डेमोक्रेसी reality, howsoever inconvenient it may be, finds its expression both in speech of political leaders and other social form of assertion. The existence of the real has to be transparent both through its circulation in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy. A normatively responsible media through its communication effect has the responsibility to circulate the content of reality without distortion. पैसेज सिंपली क्या कह रहा है? पैसेज कह रहा है that a true democracy allows all form of reality to be expressed. भले वो uncomfortable reality हो फिर भी उसको expressed हो, वही वो एक्सप्रेस्ड हो पाए, यही तो ट्रू डेमोक्रेसी है. द ट्रांसपेरेंसी एंड सर्कुलेशन ऑफ रियलिटी आर एसेंशियल. दिस इंक्लूड मीडिया एंड पब्लिक डिस्कोर्स. मीडिया हैज अ ड्यूटी टू प्रेजेंट रियलिटी ट्रुथफुली विदाउट डिस्टॉर्शन, विदाउट मैनिपुलेशन. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज. मतलब पूरे पैसेज का एक क्रक्स बता दो, एक सेंट्रल आइडिया बता दो, एक कोर मैसेज बता दो. पढ़ो पहला. रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी. यही बात तो कुछ ना कुछ हो रहा था. दूसरा पढ़ते हैं. फेक न्यूज सीम्स इनहेरेंट इन लाइफ ऑफ आइडियल डेमोक्रेसी. ये कहाँ बोला है बताओ? द पैसेज नेवर क्लेम that fake news is inherent. In fact, it implies that fake or distorted news is problematic. It undermines the democracy. See देखो, there should not be any kind of restrictions on the freedom of expression in an ideal democracy. This is not discussed anywhere in the passage. The passage is not about freedom of expression or censorship. It is about the responsibility of the media, not absolute freedom. So this is also not correct. D देखो, irresponsible media and political leaders cannot be effectively controlled in an ideal democracy. This is an opinion ना. This is not the message given by the passage. हमसे पूछ रहा है क्रक्स बताओ. तो क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है that the responsible media should not distort the real in an ideal democracy. This directly align with the final sentence of the passage. The media through its communication effect has the responsibility to circulate the content of reality विदाउट डिस्टॉर्शन. दिखा? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ये पैसेज पढ़ लेते हैं. तो इसका आंसर 61 का आंसर क्या हो गया? ए. 62. Nowadays there is a growing trend to use interconnected home devices as consumers increasingly nowadays there is a growing trend to use interconnected home devices as consumers increasingly network their homes. The connected home device manufacturers and service provider will seek to overcome thin profit margins by gathering more of our personal data with or without our agreement, turning the home into a corporate storefront. Corporate marketers will have a powerful incentive to observe consumer behavior, to understand the buying needs and preferences of device owner. So passage क्या कह रहा है? passage कह रहा है कि स्मार्ट होम्स, नेटवर्क डिवाइसेस ये समय के साथ मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? कॉमन होता जा रहा है. एंड ये सब जो कंपनी वगैरह प्रोवाइड कर रहा है ना, सो दीज कंपनीज आर नॉट मेकिंग बिग प्रॉफिट जस्ट बाय सेलिंग द हार्डवेयर.
they collect the personal data potentially without consent to monetize their behavior. Real motive क्या है? Using our data to influence our purchases and behavior. राइट हमसे क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज? नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. द पैसेज इज नॉट about investment in manufacturing, it is about data extraction and marketing, not production or capital expenditure. So this is wrong. The knowledge of consumer behavior stimulates the growth of commerce and trade and thus helps in overall economic development of country. बताओ, खुद से बताओ, ये सही लग भी रहा है? While it may be true in general, this is not the focus of the passage. The tone of the passage is cautionary, highlighting the privacy issue, not the economic benefits. Right? See, देखो, interconnected devices give a lot of comfort to home user and improve the overall quality of life. This is also not discussed in the passage. The passage does not focus on the benefits like comfort, lifestyle improvement. It's concerned with data collection and privacy risk. D देखो, interconnected devices can be at security risk and home user may have privacy risk. यही तो लिख रहा है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. पैसेज 3 देखते हैं. ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रेटजी with regard to impact on environmental sustainability and environmental resources available to poor and vulnerable groups. In rethinking growth, we need to focus on current reality of a resource constrained world. Resource intensive and in particular energy intensive processes will need to make way for more efficient and resource frugal development strategies if we are to avoid an economic dead end or a world in which only a small elite is able to enjoy affluence in the midst of a sea of poverty. क्या कह रहा है? ग्रीन ग्रोथ क्या होता है? ग्रीन ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट that also consider the environmental sustainability and equity. It focuses on helping vulnerable population by preserving the environmental resources. Right? ठीक है. फिर क्या कह रहा है? In rethinking growth, we need to focus on current reality of resource constrained world. That is, growth strategies must consider that resources are limited. Resource intensive and in particular energy intensive process will need to make way for more efficient and resource frugal development strategy if we are to avoid an economic dead end or a world in which only a small elite is able to enjoy affluence in the midst of a sea of poverty. That is, अगर sustainable unsustainable strategy continue करेगा तो आउटकम मतलब वर्सनिंग इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक फेलियर देखने को मिलेगा. राइट? हमसे क्रक्स पूछ रहा है, क्रक्स पढ़ते हैं. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनिमिकल to our objective of achieving a high rate of GDP growth. मान लो बहुत कुछ नहीं भी पता है, पैसेज तो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने का बात कर रहा है. इनिमिकेबल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल. तो बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अगर जाएंगे ना तो वो हमारे हायर ग्रोथ को लेके वो हॉस्टाइल हो जाएगा, मतलब दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम करेगा. तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना. मतलब पैसेज तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है. पोवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉन्सिक्वेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. क्या मतलब कुछ भी लिख रहा है. फिर देखो, मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड is now a prerequisite for achieving a steady, sufficient and inclusive growth. ये सही भी लग रहा है ना. लेकिन दूसरा पढ़ते हैं, लास्ट वाला पढ़ते हैं. With large population, rampant poverty and limited resources of today's world, environmental degradation cannot be prevented and inequalities are inevitable. With large population, rampant poverty and limited resources of the today's world, environmental degradation cannot be prevented. Environmental degradation cannot be prevented. ओके, ठीक है. द पैसेज वांट्स अबाउट दिस आउटकम ना, बट इट डज नॉट एक्सेप्ट इट एज inevitable. It offer green growth as a solution, right? So this view is fatalistic and contrary to passage argument. So this is also not correct. तो जो correct है वो तो बहुत simple भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है. And why this is correct? That maintaining high environmental standards is now a prerequisite for achieving a steady, sufficient and inclusive growth. Why this is correct? Because this captures the essence that sustainable and efficient development is necessary to prevent inequality and environmental collapse. Right? Passage argue for resource frugal. पढ़ा था आपने, ध्यान आ रहा है? So the passage argue for resource frugal strategies to
अवॉइड अ वर्ल्ड वेयर ओनली अ फ्यू बेनिफिट। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी, ओनली सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन पैसेज क्या कह रहा है? अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, पोइट्री डज नॉट possess or expect any belief in absolute truth. Those forces or individuals who claim to have absolute truth in their grasp tend to turn dictatorial or tyrannical. Truth usually does not admit any contradiction or imperfections. It is Unitarian. It is therefore not of much use for poetry. Poetry abides by the plurality of life and existence. ज्यादा philosophical हो गया क्या? एक एक करके समझते हैं। देखो, unlike religion and science, poetry does not possess or expect any belief in absolute truth. मतलब poetry is not concerned with definitive or absolute truth, unlike science or religion. These forces or individuals who claim to have absolute truth in their grasp tend to turn dictatorial or tyrannical. मतलब people who claim exclusive truth often become authoritarian, right? Truth usually does not admit any contradiction or imperfections. It is Unitarian. मतलब absolute truth जो होगा ना, that is rigid, secular, singular, inflexible, right? It is therefore not of much use for poetry, because poetry thrives on multiplicity or ambiguity. Truth is not useful for it, right? Perhaps poetry follow reality which is plural, anachronistic, full of contradiction. That is poetry aligning itself with complexity, contradiction, diversity. Against the tyranny of truth, poetry remains a partisan of democratic reality. Against the arrogance of power, wealth and hierarchy, poetry proposes both humility and defiance. मतलब poetry sides with a version of reality that is more democratic and diverse, not rigid and authoritarian. Poetry resists power and promote resistance, humility, right? Question क्या कह रहा है? Question कह रहा है, which one of the following statement best reflect the most logical and rational message conveyed by the above? पढ़िए पहला, it is poetry, not science or religion, which recognizes and accept imperfections in human. हाँ, सही तो लग रहा है, right? रुकते हैं अभी. The truth is revealed through science or religion, and poetry is anathema to truth. This is misleading. This is extreme. The passage does not say poetry is anathema to truth, just that it is incompatible with rigidity of absolute truth. आया बात समझ में? The word anathema मतलब क्या होता है? Opposition. तो यहाँ लिख रहा है truth is revealed through science or religion and poetry is opposite to truth. नहीं भाई, poetry is opposite अगर बोलना भी है ना तो ऐसे बोल सकते हैं कि poetry is incompatible with rigidity of absolute truth, कि यही सच है। तो ये तो नहीं होगा। Poetry is romantic, imaginary and is about feeling, whereas science and religion are about truth. ये भी गलत है। ये तो मतलब वैसे भी ये मतलब ओवर सिंप्लीफाई करके लिख रहा है। The passage does not describe poetry as merely romantic or imaginary. It emphasizes poetry's alignment with pluralism and democratic reality, not just emotion. ये भी गलत। D देखिए, in a world of violence, tyranny and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance. In a world of violence, tyranny and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance. The passage presents poetry as resisting the absolute truth, tyranny, hierarchy and promoting the democratic and pluralistic values. It directly connect poetry with resistance, so this is more correct. But सही तो ये भी था, but this is partially correct. क्यों? This is partially correct because poetry does accept contradiction and imperfection, but this is wrong because the focus of passage is not specifically about human imperfection but about resistance to absolute truth एंड ऑथोरिटेरियनिज्म। समझ में आया बात? इसीलिए गलत हो गया। ज्यादा ब्रॉड, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कौन है? 71 के लिए डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, इट फ्लॉन्टेड इट्स petal and spread its perfume to attract an insect. The insect carries the pollen from flower to flower so that pollen is not carried away by wind and does not wasted. What we call a flower's beauty is merely a byproduct and a human invention. The perfume is not there to please us. It pleases us because it is there. We have been conditioned to it, right? मतलब flower do not exist for human enjoyment. That's not their evolutionary purpose.
The evolutionary function of flowers' beauty and fragrance is to attract the pollinator. Example, insect. The pollination by insect is more efficient than wind pollination, and our perception of beauty that is subjective. It is incidental to flowers' natural purpose. The flowers scent is meant for insect. Our enjoyment is accidental based on conditioning, right? हमारा conditioning वैसा हुआ है जिसके कारण हमको वो अच्छा लग रहा है, right? अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, based on the above passage the following assumption have been made. The author of the passage believe that flowers are creation of nature's luxury. Is this correct? No, this is wrong. The author argues that flowers evolved out of necessity, नॉट लग्जरी. लग्जरी इम्प्लॉइज क्या मतलब एक्सेसेस, इंडल्जेंस, है ना? तो ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव दैट फ्लावर आर द क्रिएशन ऑफ नेचर्स लग्जरी. नहीं भाई, फ्लावर पैसेज क्लियरली ये बात कह रहा है दैट फ्लावर्स इवॉल्व आउट ऑफ नेसेसिटी, एंड व्हाट इज दैट नेसेसिटी? इट इज पॉलिनेशन. ठीक है. दूसरा, the author of the passage does not believe in usefulness of flower except as things of beauty. Actually the opposite is स्टेटेड. फ्लावर का प्राइमरी यूजफुलनेस इज फंक्शनल, है ना? क्या है? पॉलिनेशन काम है. द ब्यूटी इज फ्रेम्ड एज अ बाई प्रोडक्ट. यहाँ तो लिख रहा है कि ब्यूटी ही उसका मतलब यूजफुलनेस है. नो, द ब्यूटी इज फ्रेम्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, नॉट अ पर्पस. ठीक है. सो द ऑथर क्लियरली डज सी फ्लावर एज यूजफुल एंड जस्ट नॉट फॉर एस्थेटिक रीजन. यहाँ क्या कह रहा है? द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर. अरे ऑथर तो बोल रहा है भाई कि फ्लावर फंक्शनल है, प्राइमरी यूजफुलनेस वो उसका फंक्शनल है, पॉलिनेशन के लिए है वो. ये ब्यूटी तो बाई प्रोडक्ट है, राइट? तो ये भी गलत हो गया. 72 का 1 भी गलत, 2 भी गलत. दैट इज करेक्ट आंसर इज neither 1 nor 2. तो यहाँ हमारा आरसी का 27 क्वेश्चन 2024 का ऑफिशियल आंसर की के थ्रू हमने मतलब कंप्लीट करा, राइट? नाउ बात यह है कि हमने 2024 के 27 क्वेश्चंस कंप्लीट करे. कौन से सेगमेंट के? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, राइट? इसके पहले हमने 2021, 22 एंड 23 कंप्लीट करके रखा हुआ है ना? तो कायदे से 4 साल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ऑन एन एवरेज 27 क्वेश्चन पर ईयर हमने सॉल्व किया. हमने ये भी देखा कि कोई अगर क्वेश्चन सही है तो क्यों सही है, कोई एक ऑप्शन अगर गलत है तो क्यों गलत है, राइट? एंड ये सारा कुछ हम कैसे कर रहे हैं? तो हम लोग ऑफिशियल आंसर की के बेसिस पे कर रहे हैं. ठीक है ना? अब एग्जाम को बहुत कम समय बचा हुआ है, राइट? तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब एकदम शांत रहना है, राइट? कोई टेंशन नहीं लेना है. कोई सिंपल सा यही फंडा है, कोई टेंशन नहीं लेना है. एंड आप लोग अपने पिछले एक्सपीरियंस से भी जानते होंगे, एंड इस बार भी ये चीज़ होगा. लिख के रख लीजिए कि जो आप आज और कल पढ़ोगे ना, उससे कुछ नहीं आने जाएगा एग्जाम में. ठीक है? तो ज़बरदस्ती का मतलब प्रेशर ले लेके अपना दिमाग खराब नहीं करना है. आपने जितना पढ़ा है दैट इज़ मोर देन एनफ, दैट इज़ मतलब बहुत सफिशिएंट है वो. अब एकदम शांत रहने का ज़रूरत है, राइट? द पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो कि आपको ना एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिल जाए कि हाँ आपने 2021 से 24 का आरसी किया है, राइट? बहुत तो का मैसेज आ रहा है डैट आरसी में उनको अभी भी डर लग रहा है. चलो ठीक है ना, एक बार इस वीडियो को देख के इसको भी शॉर्ट करते हैं, राइट? एंड हमको मतलब बहुत उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे. सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर ओनली, एंड या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.